कम मेहनत, कम खर्चा और फसल में भी रिस्क नहीं है, तो मैं तो बेस्ट मानता हूँ। ये अभी 12 एकड़ में लगी हुई है। अच्छा। लेकिन वो 2 पार्ट में, पहले 3,500 रुपये लगाया था, दूसरा 1,700 रुपये बाद में लगाया है। और टेम्परेचर यहाँ तो 45 तक जाता है। ओके। ये इसको टेम्परेचर में भी तकलीफ नहीं हुई है, बारिश में भी तकलीफ नहीं हुई है और ठंडी में भी तकलीफ नहीं हुई है। इसका कोई टेम्परेचर से कोई झाड़ को बिगड़ने वाला है ही नहीं। दवाई का खर्चा कम करना पड़े और फसल लेनी है तो इसमें इससे ये एक है। वहाँ पे 50 रुपये में बिकी हुई है। ओके, 50 रुपये में आपने इसको हाँ, और यूट्यूब पे वो अपनी शबनम नर्सरी का वीडियो देखा था आपके साथ में जी। तब देखा कि ये फ्रूट भी अच्छा है, नया फ्रूट आया है, साइज में भी अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चेक करके देखो। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम लागत, कम मेहनत और रिस्क फ्री फसल की खेती के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वियतनाम माल्टा की फार्मिंग के बारे में। हम किसान भाई से जानेंगे कि किस तरीके से आप वियतनाम माल्टा की खेती कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, साथ ही अगर आप इसकी खेती करते हैं तो किस तरीके से मुनाफा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम धनजी है, धनजी प्रेमजी पांचाणी, प्रॉपर भुज से हूँ। और ये फार्मिंग का एरिया है वो बच्चा वंजार हाईवे पे अंगिया फार्म बोलते हैं। ओके। ये एरिया है हमारा और 40 एकड़ का खुद का फार्मिंग है। ठीक। और यहाँ से 25 साल से मैंने खुद ने पूरा डेवलप किया हुआ है। ओके। ये अभी देख रहे हैं पूरे एरिया में पहले अनार का बगीचा था जी। अरे अभी उसका एज पूरी हो गई तो नया कंसेप्ट में ये नया पौधा लगाया मौसमी का। ओके। तो अभी आपके फार्म में और कौन कौन सी फसलें लगी हुई है यहाँ पर? अभी है मौसमी है और रेड डायमंड जामफल है, जामफल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, अमरूद बोलते हैं। और सी वेराइटी ये अपना ड्रैगन फ्रूट है जी। और आम है। ओके। हाँ। तो अब जैसे आपकी ये जो मौसमी जिसके माल्टा के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितने एरिया में आपने लगा रखी है? ये अभी 12 एकड़ में लगी हुई है। अच्छा। लेकिन वो 2 पार्ट में, पहले 3,500 रुपये लगाया था और 6 महीने के बाद दूसरा 1,700 रुपये बाद में लगाया है। ओके। टोटल 5,000-5,200 जितना पौधा अभी लगाया है। ठीक है। तो अभी जैसे आपने ये पौधे कितने टाइम पहले लगाए थे? अभी इसको पूरा 2 साल हुआ समझ लो। ठीक है। हाँ, जुलाई महीने में लगाया था, अभी ये जुलाई एंड है, अभी पूरा 2 साल का ये हुआ है। और ये पहले भी फरवरी में एक हार्वेस्टिंग हुआ था पर झाड़ के हिसाब से 2 किलो 3 किलो के हिसाब से, और अभी तो बहुत अच्छा फल लगा हुआ है। ओके। और झाड़ का भी ग्रोथ भी अच्छा है। तो यानी स्टार्टिंग में जब आपने लगाया था तो आपको एक प्लांट से लगभग फर्स्ट जो प्रोडक्शन आया 2 किलो के आसपास आपको पर प्लांट प्रोडक्शन मिला है। हाँ। ठीक है। तो अभी जैसे आपका ये जो 2nd साल चल रहा है, तो अभी हम जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो पौधे लगाए हैं तो आपकी जो मिट्टी है ये मिट्टी किस तरीके की है, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को सब बताइए। मिट्टी तो हमारी एकदम रेत वाली ज़मीन है जी। वो नितार वाली ज़मीन बोलते हैं ना, यहाँ पे पानी जमा नहीं रहता है। ओके। तो पानी नितार वाली ज़मीन के हिसाब से मैंने भी वो रिसर्च किया हुआ था कि इसको पानी भरा हुआ नहीं चाहिए, जैसे हम अनार में किया था। और हम यहाँ पे पूरा बगायती करते हैं, वो नॉर्मल खेती में नहीं करते, इसके लिए हमारा इंटरेस्ट ही है ये बगीचा करने का। ओके। ठीक है। तो अब जैसे आपने जब अपने पौधे लगाए तो पौधे एक तो आपने कौन सी सीज़न में लगाए उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए। हाँ, 2 साल हुआ एटलीस्ट समझ लो ना, 2022 को जुलाई महीने में बारिश के मौसम में ही लगाया। बारिश के मौसम में? हाँ, बारिश के मौसम में। तो जब आपने अपने पौधे लगाए तो पौधे लगाते टाइम खेत की तैयारी कैसे की, उसके बारे में आप थोड़ा सा समझाइए। बस वो तो अपने हल से पूरा खड्डा करके 2 फीट इतना खड्डा करके छानिया खातर डालते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट जैसा, वो छानिया खातर डाल के बाद में बेट बना के और पौधा का प्लांटेशन किया हुआ है। ठीक है। तो अब जैसे एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि अक्सर हम जो भी बागवानी वाली फसलें देखते हैं तो हमारे किसान क्या करते हैं कि खेत को समतल करते हैं, उसमें लाइनिंग करते हैं, गड्ढा करके अपने प्लांट्स लगा देते हैं। लेकिन आपने बागवानी में भी बेड बना रखी है, तो उसके ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। बेड बनने का कारण ये है कि उसका जो रूट है हमारा गर्मी के टाइम के हिसाब, जब गर्मी ज़्यादा रहती है और बारिश ज़्यादा रहती है तो उसका रूट को भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, गर्मी में भी प्रोटेक्शन मिल जाता है,
बारिश में भी पानी भरा नहीं रहता है, पानी निकल जाता है। ओके, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो कि रूट को प्रोटेक्शन मिल जाता है, हाँ। और जो बरसात का जो पानी आता है, अगर ज़्यादा बरसात रेगुलर होती है तो वो पानी भी निकल जाता है। ठीक है। और खाद डालते हैं हम, तो भी क्या करते हैं कि हर साल इसको खाद डाल के बेड ऐड करते जाते हैं। ओके। पहले साल छोटा बेड था, दूसरे साल बड़ा हुआ, तीसरे साल अभी 4-5 फुट का बेड बना है, अगले साल और भी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे आप खाद डालेंगे तो साइड की जो मिट्टी है इसको लेके, जैसे अभी यहाँ से इसको ऊपर डाला है, हाँ, तो इस तरीके से ऊपर डालते जाएंगे, तो ये बेड और बड़ी होती जाएगी। हाँ, बड़ी होती जाएगी। ठीक है। तो अब जैसे आपने जो गड्ढा किया था, तो उसके बारे में आप मेरे को बताइए कि गड्ढा किस तरीके से किया, गड्ढा कौन से टाइम पे किया, कितने टाइम पहले किया, वो थोड़ा नहीं, अलग से सेपरेट गड्ढा करने की जरूरत ही नहीं रहती है। ओके। जो हल लगा के पूरा गड्ढा कर देते हैं और उसमें छानिया खातर भर देते हैं। ओके। और बाद में वो ट्रैक्टर से ही उसका ऐसे बेड बना देते हैं। ठीक है। तो अंदर वो पड़ा रहेगा, वो पूरा नाली करके पूरा ही खाद से भरते हैं। क्योंकि वो झाड़ का रूट उसकी जगह पे निमित नहीं है ना, सीमित नहीं है, वो तो ऐसे भी जाएगा, हाँ। ऐसे भी जाएगा। तो उसको मान लो 3-4 साल के बाद भी वो उसको रूट को खुराक मिलता रहे। ओके। तो यानी आपने एक वो मतलब 2x2 का जो गड्ढा खोदते हैं वो गड्ढा नहीं खोदा ना, आपने पूरी लंबी लाइन खोद दी है। ठीक है। तो वो किससे खोदी थी आपने? वो तो ट्रैक्टर से ही। ट्रैक्टर से? हाँ, ट्रैक्टर से। एमबी प्लाऊ जैसे हमारे वहाँ पे चलता जो है, बड़ा वही बोलता हूँ, हम यहाँ पे हल बोलते हैं। हाँ। वो जो प्लाऊ आता है ना, वो सिंगल प्लाऊ, इसलिए जितना चाहिए इतना अंदर चला जाता है। उससे एक बार में एक नाली बन जाती है। हाँ, नाली बन जाती है। तो वो नाली आपने बना दी, फिर उसमें गोबर की खाद आपने डाल दी, और फिर उसको वापस पैक कर दिया। बस बाकी पैक कर दिया। ठीक है। फिर आपने पौधे लगाए। ठीक है। तो अभी जैसे आपके जो पौधे हैं, इनकी दूरी कितनी है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की? 12x8 की। 12x8। हाँ। ठीक है। तो अब जैसे हम पौधे लगाते हैं, उसके बाद में बात आती है कि भाई पानी की, कि भाई हम पानी कैसे देते हैं, आपका पानी देने का क्या सिस्टम है, कैसे, उसके बारे में। ये तो मेरा पूरा रेत वाली ज़मीन है, એટલે फ्लड पानी का तो हमारे यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है जी। तो फ्लड की जगह पे वो ड्रिप इरिगेशन से ही करते रहते हैं। अच्छा। वो पहली बार जब छोटा पौधा था तब एक ही लाइन डाली थी और दो ड्रिपर था। ठीक है। और बड़ा हुआ तो दूसरी लाइन डाल दी और ड्रिपर बढ़ा दिया। अभी ये 2 साल के बाद बेड भी बड़ा कर दिया, लाइन भी बढ़ा दी। ओके। अभी मान लो कि पर आवर इसको 1 कलाक में 50 लीटर पानी जाएगा। अच्छा, 1 घंटे में एक पेड़ को मतलब 50 लीटर पानी जाएगा। हाँ। अभी इसको ज़्यादा चाहिए तो गर्मी के मौसम में मान लो ज़्यादा चाहिए तो 2 घंटा चलाते हैं। ओके। और कम चाहिए तो इसके हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो मतलब जैसे आप पानी कितने टाइम में देते हैं इसको? हर तीसरे दिन चलाते हैं। हर तीसरे दिन? हाँ। 1 घंटा आप इसको चलाते हैं? 2 घंटा आएगा। ठीक है। तो आप जैसे बता रहे कि जब पौधा आपने लगाया तो एक आपने ड्रिप लाइन डाल दी थी। हाँ। और उसमें 2 ड्रिपर लगाए थे आपने। हाँ। फिर जैसे पौधा उसके बाद बड़ा हुआ तो आपने दूसरी साइड पे एक लाइन डाल दी। हाँ। और उसमें भी 2 ड्रिपर लगाए थे। और फिर जैसे पौधा बड़ा हुआ तो आपने 2 लाइनें और बढ़ा दी। हाँ। ठीक है। तो अभी जो और बड़ा है तो अभी 4 लाइन हो गई। ओके। तो अभी जैसे 4 लाइनें हो गई। हाँ। तो नॉर्मली मैंने जैसे स्टार्टिंग में मैंने देखा था, मतलब ड्रिप से जो फार्मिंग करते हैं, हाँ। वो एक लाइन ही डालते थे। फिर हमने ये भी देखा है कि किसान एक लाइन इधर और एक लाइन उधर डाल दी ताकि पौधे को दोनों साइड की जो रूट है उनको पानी मिल जाए। लेकिन ये 4 लाइन डालने का क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा? वो हमारी जमीन थोड़ी रेत वाली जमीन है। मान लो पानी छोड़ते हैं 1 घंटा तो वो सीधा नीचे डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसे ब्रॉड ज़्यादा एरिया फैलाने के लिए ज़्यादा एरिया फैलाने की ज़्यादा नड़ी चाहिए। तो अभी 4 फुट का एवरेज एरिया कवर करना है तो ऐसे कवर कर ले, तो ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादा पानी छोड़ने के लिए क्या करना है, 3-4 घंटा पानी देना पड़ता है। जी। तो अब जैसे आपने स्टार्टिंग जब की थी तो स्टार्टिंग में इन पौधों को कितनी पानी की ज़रूरत होती थी? जैसे कि आपने आज पौधा लगाया, पौधे लगाने के टाइम जब तक पौधा अपना खेत में जमता है, उस टाइम तक पानी की कितनी रिक्वायरमेंट इसको होती है? तब जब छोटा था तो ड्रिपर ही 2 था। ओके। बड़ा हुआ तो ड्रिपर 4 आ गया, 2 की जगह पे 2 लाइन हो गई, ड्रिपर 4 हो गया, तो उसका लीटर भी बढ़ गया। अभी इससे बड़ा हुआ तो उसका 4 नली हो गई, तो उसका भी लीटर क्वांटिटी जब बड़ी हो गई। जब भी छोटा था तब मान लो ना 1 ड्रिपर या 4 लीटर के हिसाब से और 3 घंटा चलाते हैं तो ये 25-30 लीटर पानी जाता था। ठीक है। हाँ। वो भी 3 दिन के अंतराल में? हाँ, 3 के अंतराल में। ठीक है। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता गया वैसे वैसे आप ड्रिपर बढ़ाते गए तो पानी भी बढ़ता गया। अब उसके बाद एक चीज़ आप मेरे को और बताइए, आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना जाता है अप और डाउन में? बहुत। यहाँ पे हमारा तो कच्छ में तो रण बोलते हैं, और टेम्परेचर यहाँ तो 45 तक जाता है। ओके। और 45 टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है और मिनिमम तो
ज़्यादा गर्मी ठंडी के मौसम में बहुत नीचे नहीं जाता है, लेकिन 10-11 तक रहता है। 10-11 तक। 45 डिग्री में मतलब जैसे आपने पौधों में कुछ महसूस किया है कि पौधे किस तरीके से उनका हो जाता है? हाँ, वही मेरे को पॉजिटिव लगा है कि ये इसको टेम्परेचर में भी तकलीफ नहीं हुई है, बारिश में भी तकलीफ नहीं हुई है और ठंडी में भी तकलीफ नहीं हुई है। इसका कोई टेम्परेचर से कोई झाड़ को बिगड़ने वाला है ही नहीं, इसलिए और नया पौधा ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो अभी जैसे आप कितने पौधे और ऐड कर रहे हैं? और अभी 1700 पौधे अभी ऐड हो रहे हैं। अभी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने पौधे लगा दिए, उसके बाद एक पानी के बाद में बात आती है कि भाई हम सालाना इसमें फर्टिलाइज़र का क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं? फर्टिलाइज़र कौन कौन सा आप इसमें देते हैं, कौन से टाइम में देते हैं? हाँ, फर्टिलाइज़र में तो रेगुलर हम 19-19 का रोल रखते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन वो सभी 7 महीने हर साल कल अलग अलग रहती है। पर एक वीक में एक बार ये पर वीकली चलाते हैं। ठीक है, रूट का भी मैनेज करते हैं, उसको मान लो हुमिक चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए, 19-19 चाहिए, पकने के टाइम 13-0-45 वो पूरा मैनेज करते हैं। अब जैसे हम अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं कि 1 साल होता है अपना पूरा फसल का पूरा सर्कल चलता है, 1 साल में इसमें कौन कौन सी स्टेज में आप कौन कौन सा फर्टिलाइजर देते हैं वो थोड़ा सा आप समझें। 1 साल की तो कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा, लेकिन ये क्रॉप रहता है जी। हाँ, तब जब क्रॉप लगने का टाइम है, उसका फ्लावरिंग का स्टेज है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की जरूरत रहती है, तो 1261 चलाते हैं। फ्रूट सेट हो जाने के बाद उसको लंबे तक वो मैनेज करना है तो तीनों ग्रेड में 19-19 चलाते हैं। जब पकने का टाइम रहता है तो 13-0-45 और एकदम लास्ट स्टेज में 0-0-50। ओके, तो इनकी डोज कितनी होती है? पर एकड़ के हिसाब से 3 से 4 किलो। ओके, और ये सप्ताह में 1 बार देते हैं? हाँ, हफ्ता में 1 बार। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मेरे को और ये बताइए कि इसमें कोई बीमारी या फिर किसी कीड़े का प्रकोप ये कोई आपको देखने को इसमें मिला है? बहुत कम रहता है। लीफ माइनर का थोड़ा इश्यू रहता है। मेरा थोड़ा ध्यान कम हुआ है इसलिए लीफ माइनर का अटैक है। लेकिन ज़्यादातर कोई इसको जो दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, ठीक है, लीफ माइनर का इसमें आपको अटैक देखने को? हाँ, वो थोड़ा। बाकी और कोई मतलब अटैक ज़्यादा आपको मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है? तो जैसे लीफ माइनर का क्या सिम्टम है आप वो थोड़ा सा हमें दिखाइए। जैसे पौधे के ऊपर अभी पत्तियों के दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को समझें। लीफ माइनर क्या रहती है कि ये जो पौधा जो थोड़ा टेढ़ा हुआ है ना, वो लीफ माइनर के कारण हुआ है। वो जो है ना पत्ती के अंदर चलती है, ये जो दिखती है ना, ये जो कीड़ा है ना, हाँ, इसके अंदर चलती है। हाँ, उसका अंदर चलता है। ये देखो, ये पूरा अंदर चलने से ये पूरा पौधा खराब। जैसे अभी ये पत्ती सही दिख रही है, लेकिन ये सिकुड़ चुकी है। हाँ, वो लीफ माइनर अंदर चलती है, आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ये सिम्टम हो गया। तो फिर अगर अब इसका आपको कंट्रोल करना है तो इसके लिए आप कौन सी दवाई वगैरह डालते हैं? क्रिस्टल की कंपनी, क्रिस्टल करके कंपनी की है और वो लीफ माइनर की स्पेशल आती है। ओके, और बहुत अच्छी है रिजल्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद में आप मेरे को ये बताइए कि जब आपने इसके फार्मिंग के बारे में सोचा कि मुझे इस चीज़ की फार्मिंग करनी है, तो एक तो आपने वैरायटी कैसे सेलेक्ट की? क्या आपने ध्यान रखा कि भाई हमें ये वैरायटी लेनी चाहिए कि इस चीज़ से हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है? वो थोड़ा सा। हाँ, मेरे यहाँ पे हमारे एरिया में मौसमी का प्लांटेशन तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन वो मेरा पहले अनार का था। अनार की जगह पे अनार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी सूखने वाला है, पौधा ख़राब होने वाला है। तो कुछ नया करने के लिए इसका प्लांटेशन का प्लानिंग किया और यूट्यूब पे वो अपनी शबनम नर्सरी का वीडियो देखा था आपके साथ में। तब देखा कि ये फ्रूट भी अच्छा है, नया फ्रूट आया है, साइज़ में भी अच्छा है। वो थोड़ा आपका वीडियो देख के मैंने तो ये जो वियतनाम वाली वैरायटी है ये वीडियो परचेस देख के किया है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि जैसे शबनम नर्सरी से आपने प्लांट्स लिए, तो जैसे आपने वहाँ से उनसे जैसे संपर्क किया, तो उनका मतलब एक बात करने का जैसे प्लांट्स के बाद में एक रेस्पॉन्स होता है, वो आपको किस तरीके का लगा? नसी आदमी एकदम, वो टाइम पे डिलीवरी का कुछ उसने जिम्मेदारी दी कि कोई ख़राब होगा तो मैं आपको पौधा और रिप्लेस भी कर दूंगा। उसने भी सपोर्ट दिया, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया है। ओके, और उसका वीडियो देख के ये गर्मी में भी हो सकता है, वो भी मेरे बात से फ़ोन से बात हुई थी। तो गर्मी और ठंडी के हिसाब से यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अभी खुद का प्लांटेशन करके देख लिया कि ये तीनों मौसम में इतना अच्छा क्रॉप हो रहा है कि बहुत कम मेहनत।
ओके। हम तो देखते हैं कि कम मेहनत में और ज़्यादा दवाई छिड़काने में खर्चा बहुत बढ़ गया है। जी। दवाई का खर्चा कम करना पड़े और फसल लेनी है तो इसमें इससे ये एक है, क्योंकि ये फल पड़ा है फिर भी नया आता ही रहता है जी, इसका वो बेनिफिट है। ठीक है। तो अब जैसे फ्रूटिंग के बारे में आप बता रहे हैं 3 सीज़न में जैसे मिलता है, तो कौन कौन सी, जैसे आप कौन सी सीज़न में इसका फ्रूट लेने के बारे में सोचते हैं कि कौन सी सीज़न में अगर हम इसका फ्रूट लेते हैं तो हमें एक अच्छा प्रोडक्शन और मार्केट रेट मिलती है? से मेरे को फ़ोन में भी बताया था कि इसमें 2 बार फ्लावरिंग आती है, तो मैंने तो प्रैक्टिकली देख लिया कि मैंने अभी फरवरी में वो हार्वेस्टिंग किया था और फिर जैसे हार्वेस्टिंग पूरा हुआ तरह ही दूसरा फल आ गया। ओके। और वो अभी रेडी हो गया है, ये रेडी हो गया, ये उतारेंगे ना तो अभी भी उसका फ्लावरिंग चालू हो गया है। इसके ऊपर अभी जैसे हम हाँ अभी ये फ्लावरिंग चालू हो फ्रूट गया लगा हुआ है और ये फ्लावरिंग अभी ये फ्लावरिंग चालू हो गया है, सभी में पकड़ भी रहता है। ओके, ठीक है। तो अब जैसे आपने उस टाइम पे मतलब आपको क्या मार्केट रेट देखने को मिली? मार्केट रेट एवरेज 30 से 40 की रेंज यहाँ पे मौसमी की चल रही है, लेकिन मैंने घर हमारे फैमिली एरिया गांव है वहाँ पे 50 रुपये में बिकी हुई है। ओके, 50 रुपये में आपने इसको हाँ, प्रोडक्शन कम था प्रोडक्शन तो फिर भी मतलब वो हाँ, बिक गया है। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि इसमें कटिंग, प्रूनिंग, ट्रेनिंग का कि भी आप कोई सिस्टम रखते हैं कि जैसे इसकी ब्रांच कटिंग करना है वो वाला? अभी तक ज़्यादा नहीं किया है, कटिंग तो करना पड़ता है, उसका शेप देना पड़ता है, सिंगल डाड़ी रखनी पड़ती है और उसको बोरोडो पेस्ट का भी हर साल में मैनेज करना पड़ता है। तो क्या है कि ओवर शूट निकालने के लिए उसका 1 फुट तक तो उसका थड़िया चाहिए पेस्ट करने के लिए, तो वो ऐसे कटिंग करनी रहती है। और जो वाटर सूट दिखती है इसमें देखो, ये सूट दिख रही है तो ऐसी वाली सूट भी निकालनी पड़ती है, कांटा वाली। ये नीचे से जो आ रही है इसको निकालना? हाँ, ये निकालनी पड़ेगी। और बोर्डो मिक्सचर लगाने के लिए यहाँ से अपने इसकी जो लेंथ है इसको 1 फीट तक लेना है। हाँ ठीक है। तो वो आप जब इसकी कटिंग करते हैं तो क्या मतलब किस तरीके से करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? वो कटर से ही कटिंग कर देते हैं। ओके, ठीक हाँ, है। जो कटर आती है ना वो कटर से ही कटिंग करके उसका कांटा वाला पूरा निकाल के बाहर ही फेंक देते हैं। ठीक है। तो ये कटिंग कौन से सीजन में करते हैं, कौन सा टाइमिंग बेस्ट होता है? ऐसा नहीं रहता है, जो रूट में देखते हैं कि अभी कटिंग का ऑफ शूट बढ़ गया है तब निकालते हैं और फ्लावरिंग स्टेज मान लो अभी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब चेक कर लेंगे, नया फ्लावरिंग आएगा तब। ठीक है। क्योंकि अभी तो फाल लगा हुआ है तो कटिंग कर नहीं सकते। ओके। अभी फाल निकल जाएगा तब वो वेस्ट है, तो वो उसका शेप बना देंगे। ठीक है। जब अपना प्रोडक्शन खत्म हो गया तो उसके बाद में हम इसको मतलब ट्रेनिंग हाँ, करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे एक और चीज़ बताइए कि आप इसकी फ्लावरिंग को मैनेज करने के लिए, फ्रूट की साइज़, शाइनिंग को मैनेज करने के लिए भी कोई स्प्रे वगैरह आप इसमें? हाँ, वो वैसे भी हर चीज़ में थोड़ा वो थ्रिप्स माइन का प्रॉब्लम रहता है। ओके। ऐसे नॉर्मल थ्रिप्स की स्प्रे कर लेते हैं और फंगीसाइड वो 1-2 स्प्रे का मैनेज कर लेते हैं, बाकी ज़्यादातर इसको स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं रहती है। जो दूसरी कोई भी फसल में फ्लावरिंग के लिए मैनेज करना पड़ता है, फ्लावरिंग लाने के लिए भी दवाई डालनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ खर्चा नहीं है, तो इसलिए ये जरूरत बहुत अच्छी। तो हर स्टेज में अलग अलग स्प्रे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ। तो मतलब दूसरी तरीके से, नॉर्मल तरीके से हो जाता है इसका प्रोडक्शन? 1 से 2 स्प्रे आया, ख़त्म हो गई बात। ओके, ठीक है। अब आप मेरे को इसका थोड़ा फ्रूट दिखाइए कि जैसे फ्रूट इसका कितने वजन का है, अभी यहाँ पे लगभग एक एवरेज कितना फ्रूट प्लांट के ऊपर है वो थोड़ा सा। ये समझ लो ना, ये 250-300 ग्राम का फ्रूट साइज़ है। ओके। और ये अभी मेच्योरिटी में शायद 10-15 दिन लगेगा, कोई मेच्योर हो गया है, वो मैं हार्वेस्टिंग चालू भी करने वाला हूँ। और ये पकने में मान लो ना फरवरी में हुआ था तो 6 से 7 महीना लगता है, 6 महीने में रेडी हो जाता है। तो अब जैसे ये फ्रूट अभी लगा हुआ है, तो आपको पता कैसे चलता है कि भाई हमारा ये फ्रूट मैच्योर हो चुका है, इसकी हार्वेस्टिंग करनी है? वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मेरे को समझाइए। हाँ, उसका कलर भी बदल जाता है ना। ये मान लो कि ये वाला है जी, ये अभी देखो थोड़ा कलर पकड़ लिया है, येलो जैसा कलर भी पकड़ेगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये जो हार्ड है ना, जैसे पकेगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक तो जैसे कि ये नहीं पका हुआ है उस टाइम पे इसका कलर थोड़ा डार्क ग्रीन होता है। हाँ। और ये हार्ड होता है। हाँ। और जब पकने वाला है, मैच्योर होने वाला है, थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा और यहाँ से सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम, और पॉलिश जैसी बन जाएगी। ठीक है। तो अब जैसे मेरे को ये एक चीज़ और बताइए कि अपना फ्रूट हो गया कि भाई ये फ्रूट अब जैसे हार्वेस्टिंग के लायक हो चुका है। हाँ। आज आपको अगर इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, हाँ, तो आप हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या सावधान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? नहीं, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। हार्वेस्टिंग है तो सिंपली तुम्हारा हाथ ऐसे ही डायरेक्टली आ जाएगी। को कटर बटर की जरूरत नहीं रहती है, पौधा भी खराब नहीं होता है। और नॉर्मल आदमी जैसे वो
फल उतारते हैं ऐसे ही उतर जाएगी। ओके, नॉर्मल तरीके से इसको हाथ में लेंगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा आ हाथ में। जाएगा, हाँ। ठीक है, तो कच्चा होगा तो टाइम लगेगा जी, नहीं तो आ जाएगा। ओके, अगर पक चुका है, अगर हार्वेस्टिंग के लायक हो चुका है तो वो आ जाएगा हाथ में। हाँ। ठीक है, ये चीज़ है। अब मेरे को थोड़ा सा इसका एक फ्रूट कट करके आप दिखाइए कि ओके। इसका रस वगैरह किस तरीके का है, अंदर से इसका फ्रूट कैसा है। ओके, मान लो ये मान लो कि इसमें है पूरा जुड़ा, ये पका हुआ जैसा ही है जी, ये उतार के रेडी जैसा ही है जी, ये स्मूथ भी हो गया है ओके, और कलर भी पकड़ लिया है। ठीक है, यहाँ से येलो हो चुका है हाँ, और फ्रूट और का भी कलर का यहाँ से शाइनिंग भी येलो जैसा दिखेगा। जी, ये इसमें भी ऐसा है, मान लो कि ये वाला भी रेडी होने वाला है, ओके, लेकिन थोड़ा अभी हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है और हाँ, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका ये है। सॉफ्ट हो चुका है ओके। और ये इससे भी हार्ड है, ये कच्चा है तो। और कलर में भी काफी डिफरेंस है। हाँ। देख सकते हैं कलर का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हाँ, कि ये मतलब मैच्योर हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई मैच्योरिटी की। आप मेरे को कट करके थोड़ा सा। अभी ये रस में भी बहुत अच्छी है, इतना रस गिर रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा रस है। जब हम क्वांटिटी में जिम निकालते हैं ना वो मशीन से तो बहुत अच्छा उससे तो और भी ज़्यादा हाँ, निकलेगा, हाथ से तो थोड़ा कम निकलता है। हाँ, और ये इसका फ़ायदा क्या है बताए कि ये कच्ची भी निकाल लेते हैं ना। Okay, अंदर से एक बार दिखाएंगे, इस तरीके का अंदर से फ्रूट होता है। ठीक है, अब आप इसका भी थोड़ा सा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है जी, चेक करके देखो। कैसा है अपना बंगाल जैसा है? हाँ हाँ हाँ, बंगाल में जैसा टेस्ट किया था वैसे टेस्ट है। बंगाल जैसा, हमने तो बंगाल में आप जैसे भेजा था। अभी भी क्या है मौसमी में एक दूसरा फायदा है कि ये जितने दिन निकलेगा ना, अभी जो उतार के जो अपने रस निकाला है तीसरे चौथे दिन ये और स्मूथ हो जाएगी जी, और रस ज़्यादा निकलेगा और मिठास भी बढ़ेगी। मिठास भी हाँ। बढ़ेगी। ठीक, इसको जितना 3 दिन 4 दिन 6 दिन निकलेगा ऐसे मिठास बढ़ती जाएगी और कुछ खराब होता नहीं है। जी, उतर के आपके पास पड़ा रहेगा, व्यापारी के पास थोड़ा 3-4 दिन पड़ा रहेगा, कोई बगड़ने वाला नहीं ओके। है। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं तो शेल्फ लाइफ आपको कितनी अभी इसमें देखने को मिले, कितने दिन तक मतलब नॉर्मली ख़राब नहीं होगा? अगर जैसे कि आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ। कई बार क्या होता है हमारे किसान मतलब ये सोचते हैं हमारे वीडियो को देख के कि भाई हम इसकी फार्मिंग करेंगे लेकिन हमारा मार्केट कहीं दूर है, हमें ले जाना पड़ा कहीं दूर पे, पास के मार्केट में हमें रेट नहीं मिली, तो कितने दिन तक अगर नॉर्मल हार्वेस्टिंग के बाद इसको रखें तो ये ख़राब नहीं होने वाला है? ये तो 10-15 दिन कुछ नहीं होने वाला है। ओके, 10 से 15 दिन 10 तक से 15 दिन ऐसे ही बाहर ओपन पड़ा रहेगा तो भी मान लो आप फ्रिज में रखो तो महीना 2 महीना निकल जाएगा। वैसे भी बाहर भी 15 दिन का कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं तो रख के चेक कर लेता हूँ। जी। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि जैसे अभी पहली बार तो आपकी जो हार्वेस्टिंग थी वो काफ़ी कम लेवल पे थी, अब जैसे कमर्शियल जब हार्वेस्टिंग होती है तो फिर इसको पैकिंग करने का वो क्या सिस्टम रहता है? जैसे मार्केट में लेके जाना है तो पैकिंग में तो वो प्लास्टिक की बोरी आती है जाली वाली, वो अब हम लोग यहाँ पे वो बैग ही बोलते हैं, 10 किलो की बैग भर के भेज देते हैं। वो हवाई पास रहे, वो ऐसी प्लास्टिक की बैग नहीं जी, वो आपको पता होगा ग्रीन कलर की, येलो कलर की वो जाली वाली बैग आती है ना, हमारे वहाँ पे प्याज भरते हैं, प्याज भरने बस ऐसी। ये मौसमी की स्पेशल आती है, ओके, ऐसी वाली, तो वो उसमें डाल के मतलब पैक करके भेज देते हैं। तो अभी जैसे आपने इसका मार्केट कहाँ देखा है कि आपने इसकी मार्केट रिसर्च किस तरीके? वैसे मौसमी तो बहुत रास्ते में भी बिकती है जी, नहीं बिकती तो ऐसा नहीं, लेकिन अपनी वेराइटी थोड़ी डिफरेंट है। ओके, मान लो कि किसी को बताना पड़ेगा कि ये वेराइटी हमारी अच्छी है, क्वालिटी जो जूस में भी अच्छी है, तो वो नया कुछ है ही नहीं। ओके, बराबर वेराइटी दूसरी है लेकिन है तो मौसमी ही, बिकने तो वाली है। कोई मार्केट में जाओ या कहीं भी बेचो बिक जाएगी आराम से। ओके, तो अब जैसे अभी आपका ये जो सेकंड टाइम का जो प्रोडक्शन है, कितना आपको एवरेज लग रहा है कि एक प्लांट से हमें एवरेज इतना प्रोडक्शन मिल जाए? अभी तो ये एवरेज पहले जैसे लिया था ये 2 किलो के करीब आया था पहले साल में। अभी तो शायद 7-8 किलो के करीब पर झाड़ आ जाएगा। ठीक है, हाँ। और कोई में तो 15 किलो भी लगी हुई है लेकिन 7-8 किलो की एक जैसे पौधा हम पीछे देख रहे थे उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो टूट चुका है, उसकी टहनियाँ टूट चुकी है, तो वो भी हालत यहाँ पे है। हाँ, ठीक है, तो अब जैसे हमारे लास्ट में कोई भी किसान भाई चाहता है कि हम इसकी खेती करना चाहते हैं वियतनाम माल्टा की, तो आप उन्हें अपना जो 2 सालों का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कम मेहनत, कम खर्चा और
सफल फसल में भी रिस्क नहीं है, तो मैं तो बेस्ट मानता हूँ मेरे हिसाब से। ओके, तो ये हमारे जो किसान भाई हैं अगर बागवानी की तरफ जा रहे हैं, बागवानी करना चाहते हैं, तो उन्हें एक बार ये ट्राई करनी चाहिए, क्या कहना? नहीं, मैं तो क्या तो इसमें सोचने जैसा है ही नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ ना, आप यहाँ से देख रहे हो ना, पूरा 30 एकड़ में, मतलब मेरे पास यहाँ पे 12,000 पौधा था, ये 12,000 दूसरी मिला के, यहाँ ये वाड़ी में 8,000 पौधा था अनार का। उसमें इतना खर्चा था कि मान लो कि पर एकड़ हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता था। इसमें कोई खर्चा ही नहीं है, कम पैदावार हुई भी खर्चा नहीं है, मेहनत खर्चा कम है तो मेहनत भी कम है। लेबर से आज काम करवाना वो भी बड़ी बात है, छोटी बात तो है ही नहीं। हाँ, इसलिए ये इसमें बहुत कम मेहनत और दवाई का, फ्लावरिंग का कोई झंझट नहीं है। ओके, तो लास्ट में जैसे मैंने सारी चीज़ें तो हमने जान ली है, एक जैसे आप लेबर के बारे में बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा लेबर के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको इसको मैनेज करने में लगभग कितनी लेबर आपकी लगती है रेगुलर में? रेगुलर तो हमारे यहाँ पे 5 फैमिली वाड़ी पे यहाँ पे स्टे करते हैं और यहीं पे रहते हैं, और 5 फैमिली फिक्स है। और बाहर कोई ज़रूरत पड़ती है, एक साथ में काम करना पड़ता है, तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो 5 फैमिली वो पूरे आपके 40 एकड़ को, पूरे फार्म को मतलब मैनेज करती है। ठीक है, तो अगर जैसे कोई सिर्फ इसकी ही हम बात करें कि माल्टा की अगर फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसकी खेती के लिए हमें एक कितनी लेबर की मतलब रेगुलर में ज़रूरत होती है? वैसे तो कितना एकड़ है, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बागबानी, इसकी बागबानी करो स्पेशली जी, तो 5-7 एकड़ में तो 2 आदमी भी काफ़ी है। ओके, इसका काम जितना ज़्यादा रहता ही नहीं है, लेकिन मेरा तो अलग अलग फार्मिंग है जी। मेरा ड्रैगन फ्रूट का भी काम है, मौसमी का भी है, जामफल भी लगा हुआ है, आम भी है, तो क्या अलग अलग सीजन में अलग अलग काम सर्कल चलता रहता है अलग अलग फसलों का, तो उस हिसाब से आपको लेबर ज़्यादा चाहिए, बाकी इसमें कम चाहिए लेबर? इसमें कम चाहिए। ओके, तो आपने हमारे किसान भाइयों को जो जानकारी दी इसकी फार्मिंग के बारे में, और आपने हमारे किसान भाइयों के लिए जो टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो वियतनाम माल्टा जो मौसम्बी है उसकी फार्मिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। सर का जो एक्सपीरियंस है 2 सालों का, वो भी इन्होंने आपके साथ में शेयर किया। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।